क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। नाउ 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 ले रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 + a² + b² राइट में हमें रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे कहीं पे हमें दिख नहीं रहा कि हम इसको ईजिली बना पाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करते हैं a से, कॉलम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं b से, और कॉलम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं विद कॉलम को c से। तो ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहीं पे ही, कॉलम 2 को b से, कॉलम 3 को c से, ये कॉलम 3 c से मल्टीप्लाई हो गया है, कॉलम 2 b से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कॉलम 1 को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर दिस इफ़ वी कैन सी a यहाँ पे हमारा रो में से हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीप्लाई अगर कॉलम में कर रहे हैं तो आप जो कॉमन लेंगे वो रो में से लेंगे। लेकिन क्योंकि आपने यहाँ पहले मल्टीप्लाई किया हुआ था तो हमने उस मल्टीप्लाई के इफेक्ट को कैंसिल आउट करने के लिए आउटसाइड a b c से डिवाइड भी कर दिया था। नाउ अब हम यहाँ पर a कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट रो, तो यहाँ पर a² + b, यहाँ पर b², यहाँ पे c²। सिमिलरली नेक्स्ट रो में आपके पास जो वैल्यूज़ आ जाएंगी a² b² + 1 c², दिस इज a² b² एंड c² + 1। नाउ ये abc और abc कैंसिल आउट हो गए। इसके बाद अब देखें तो अभी कुछ हमारे पास वैसा ही क्वेश्चन का फॉर्म हमें नज़र आ रहा है जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, दैट मीन्स अगर हम कॉलम 1 को लिख दें कॉलम 1 + कॉलम 2 + कॉलम 3, तो ये जो फर्स्ट एंट्री हमारे पास है कॉलम 1 में, ये एंट्री हमारी बन जाएगी 1 + a² + b² + c² एट ऑल द 3 प्लेसेस। उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग होगा, तो आप देखेंगे क्योंकि यहाँ 1 1 1 बच चुका होगा और यहाँ की एंट्रीज बिल्कुल यही एंट्रीज यहाँ पे होंगी। अगर यहाँ 1 है और यहाँ b² c² है, तो ये जो हमारी रो 1 है ये ऑड वन आउट होगी, और हमें मालूम है जो भी ऑड वन आउट है उसको लेके हमें बाकी दो रोज़ में से माइनस कर लेना चाहिए। तो हम रो 1 को लेंगे और रो 2 में से भी माइनस कर देंगे और रो 3 में से भी माइनस कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ऑफ द ऑर्डर 3/3, और इस पूरे का हमें मॉड ऑफ k × a निकालना है। कि पहले मैं सारी एंट्री को मल्टीप्लाई करता हूँ k टाइम्स ऑफ a और फिर उसका मॉड ले रहा हूँ। सो रिमेंबर, सोचिए एक बहुत सिंपल सा कोई भी हम अगर मैट्रिक्स एज्यूम कर लें, सपोज मैं यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, ये कुछ एंट्रीज थी मेरे पास, ये इसलिए मैंने लिया क्योंकि आपका ये मैट्रिक्स 3/3 ही दिया गया है आपको। तो जब हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जो भी एंट्रीज होंगी वो सब k से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लाइक दिस वन। लेकिन ये होगा आपके पास किसमें, मैट्रिक्स में। लेकिन जब हम मॉड लेते हैं तो वो डिटर्मिनेंट हो जाता है, तो मैंने यहाँ साइन डिटर्मिनेंट का ले लिया है। सब रोज़ में से हम k कॉमन ले सकते हैं, तो k विल कम 3 टाइम्स कॉमन, तो बाहर k³ हो जाएगा, और यहाँ जो भी एंट्रीज बचेंगी जो हमारी पहले वाली एंट्रीज थी वो आपके पास मॉड ऑफ a होगा। तो आपका आंसर रहेगा k³ × मॉड ऑफ a। यहाँ पर एक आपके पास है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो रिमेंबर, जो भी हम डिटर्मिनेंट लेते हैं उसका आंसर हमेशा एक नंबर आता है, एंड दैट नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटेड टू ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये हम ऑलरेडी क्लास 10th में कर चुके हैं। इफ़ यू रिमेंबर, एक ऐसा फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए, अगर मेरी वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, तो 1/2 टाइम्स ऑफ x1 ब्रैकेट में y2 - y3, फिर x2 y3 - y1 एंड प्लस x3 y1 - y2। लेकिन इसको एक लिखने का एक नया पैटर्न हमारे पास है,
हम इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1 y1, देन x2 y2 एंड देन x3 y3। ये वैल्यू आपकी 1 हो गई। सो इफ़ यू टेक द हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, इससे हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स के, मैक्सिमम 2 मार्क्स का ही आएगा इसमें से, लेकिन इससे एक दो क्वेश्चन और जो रिलेटेड है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये टॉपिक्स क्योंकि सिंपल है इसलिए मैं आपकी बुक का एग्जांपल ही यूज़ कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 17 अगर आप देखते हैं तो वर्टिसेस गिवन है 3 8 -4 2 एंड 5 1। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए हमने इन तीनों वर्टिसेस को लिख लिया है यहाँ पर 3 8 -4 2 एंड 5 1, और लास्ट कॉलम की एंट्री 1 1 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका आंसर आ गया 61/2 स्क्वायर यूनिट। एक क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट अगर आप एग्जाम्पल 18 देखते हैं, दिस कैन बी अनदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट वी मे गेट इन द एग्जाम। हमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग A13 B00 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो ये क्वेश्चन का आपके पास पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है फाइंड K इफ D इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABD इज 3 स्क्वायर यूनिट। ये दूसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। फर्स्ट केस में अगर आपके पास हमें A और B को ज्वाइन करने वाली कोई भी लाइन फॉर्म करनी है, तो मान लीजिए AB के ऊपर एक पॉइंट P भी है, और अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आना चाहिए? 0। तो हमारे जो पॉइंट्स थे, A के कोऑर्डिनेट थे 1 3, B के कोऑर्डिनेट थे 0 0, और जो हमने पॉइंट P एज्यूम किया है उसके कोऑर्डिनेट हैं x y। तो A B एंड P, इनको लेकर आपका एरिया क्या आना चाहिए? 0। हमने आंसर को 0 लिया तो उससे हमें एक रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। यस, दिस क्वेश्चन कैन बी देयर फॉर द 2 मार्क्स। नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे हमें पॉइंट D दिया गया है विच हैज़ द कोऑर्डिनेट K, 0, और एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट। रिमेंबर, जब भी एरिया दिया जाए तो आप ये माइंड में रखिए जैसे हम क्लास 10th में करते थे, एरिया कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसलिए हमने यहाँ पर जब एरिया लिया तो हमने यहाँ पे +-3 ले लिया है। पॉइंट वही है, A के कोऑर्डिनेट 1 3 हैं, B के कोऑर्डिनेट 0 0, इस बार पॉइंट D आ गया, D के कोऑर्डिनेट हैं K 0। तो एरिया इक्वल्स +-3, तो इससे हमारे K के जो आंसर आ गया वो आ गया -+2। तो ये एक्सरसाइज 4.3 बहुत इजी है। यू कैन वेरी इजली ट्राई दीज क्वेश्चंस। कोई डाउट होगा तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोफैक्टर्स एंड माइनस का है, जो मैं आपको ऑलरेडी वैसे करवा चुका हूँ, लेकिन अगर आपको याद हो तो माइनर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है। जैसे यहाँ पे उसने बोला माइनर ऑफ एलिमेंट 6 निकालना है, तो ये आपके पास 6 है। लीव दिस रो, लीव दिस कॉलम, एंड बच गई 1 2 एंड 7 8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, दैट विल गिव यू द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6। और इसी से रिलेटेड हमारे पास होता था कोफैक्टर। अगर मैं यहाँ पे कोफैक्टर निकाल रहा होता तो बाहर -1 की पावर में रो नंबर प्लस कॉलम नंबर वो आ जाता, तो इसमें आता -1 की पावर 5 हो जाता, दैट इज़ नेगेटिव, एंड -1 इंटू -6, तो इसमें हमारा जो कोफैक्टर बन जाता वो +6 हो जाता। एंड रिमेंबर, कोफैक्टर को हम AIJ से डिनोट करते हैं, माइनर को हम MIJ से डिनोट करते हैं। यही फॉर्मूला मैंने भी आपको बोला कि कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 to the power of I plus j, that is row number plus column number into minor ij। नाउ यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 20 में आपको कुछ कोफैक्टर एंड माइनर निकालने को इसने बोला है। सो यू कैन वेरी इजली सॉल्व दिस वन, देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट एक रिजल्ट आपके पास है कि जब भी आप किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहें, then it is equal to sum of product of the element of any row or column with their corresponding cofactors, and
यहाँ एक नोट लिखा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आपके लिए क्वेश्चंस के लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर किसी रो के एलिमेंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द को फैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, तब उस केस में आपका आंसर क्या आता है? 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन दो को आप माइंड में रख लीजिएगा। नाउ यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये जो आपका एग्जाम्पल 22 है, तो यहाँ माइनर एंड को फैक्टर्स निकालने को बोला गया और साथ में ये प्रूव करने को बोला गया आपको A11, A31, A12, A32, A13 और A33 है। ध्यान से देखें, A11 का जो को फैक्टर आना था वो आना था A11, लेकिन यहाँ पे हमें दूसरा कोई को फैक्टर दिख रहा है। ऐसे ही A12 का जो को फैक्टर आना था वो आना था A12, वो भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि आपके पास ये डिफरेंट है तो इसका आंसर 0 ही आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से या इस एग्जाम्पल की हेल्प से वो हमें ये चीज़ समझाना चाहता है जो भी हमने डिस्कस की, कि अगर आप कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं किसी भी रो या कॉलम के, लेकिन को फैक्टर्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाले नहीं लेते हैं, तो आंसर क्या आता है? 0। तो ये कई क्वेश्चंस में हमें यूज़फुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज है 4.4। तो आप बहुत ईजिली इसमें माइनर एंड को फैक्टर निकालने हैं, तो आप इसको बहुत ईजिली कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस केस में। और 5th क्वेश्चन तो अब आपको क्लियर हो ही चुका है कि इसका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए। तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो है डी। नेक्स्ट टॉपिक आपका है एडजॉइंट ऑफ ए, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब मैंने आपको इन्वर्स करवाया था। तो जैसे आपके पास अगर ये एक मैट्रिक्स है, तो इसका जब हम एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो आपने A11 के ऊपर जो भी आपके पास इसके को फैक्टर है वो आपने ले लिया A11, A12 का को फैक्टर आपने ले लिया A12, ये सारे हमने को फैक्टर निकाल लिए हैं। लेकिन इनका आपको ट्रांसपोज लेना है, दैट मीन्स जो फर्स्ट रो की एंट्रीज हैं वो फर्स्ट कॉलम में नज़र आएंगी, सेकेंड रो की एंट्री सेकेंड कॉलम में, एंड थर्ड रो इन थर्ड कॉलम। तो ये जो आपका यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगा, इसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ मैट्रिक्स ए निकालने के लिए हमें बोला गया है। इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है एग्जाम्पल 23 में, लेकिन इसका एक सिंपल शॉर्टकट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो मेन डायगोनल की एंट्रीज हैं इनको अगर आप इंटरचेंज कर दें और जो सेकेंडरी डायगोनल है इनके साइन आप चेंज कर दें। जैसे यहाँ पर 2 और 4 को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ 4 आ गया और यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2/2 में बहुत सिंपल हो जाता है ये। और 1 और 3 के साइन आप चेंज कर दें, ये -1 और -3। तो ये 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये तो बहुत इजी है। तो 3/3 में हम ऑलरेडी कर चुके हैं जब हमने इन्वर्स निकाला था। नाउ यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पास अगर ए को मैं एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा। तो रिमेंबर ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर एडजॉइंट ए इंटू ए इज़ नथिंग बट इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू आई। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, इन दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। अगर ए का ऑर्डर n है तो आई का ऑर्डर भी n क्रॉस n ही होगा। दैट मीन्स 3 क्रॉस 3 होगा तो ए का, तो आई भी 3 क्रॉस 3 ही होना चाहिए। और अब इसी टॉपिक के प्रूफ पे आते हैं। ये हमारा ए था, ये हमारा एडजॉइंट ए। और आपको याद होगा इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो इज़ मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम। और हमने बात की थी कि जब आप A11 को A11 से को फैक्टर, A12 को A12 से और A13 को A13 को फैक्टर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। लेकिन जब इसको लेकर मैं कॉलम 2 या कॉलम 3 में जाऊंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0। सेम जब हम रो 2 को लेकर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट हैं आपके पास को फैक्टर्स इन एंट्रीज से, तो ये आंसर 0 आ गया। सेकेंड में आपके पास रो 2 लिया आपने,
कॉलम 2 ये तो बिल्कुल सेम आ गए, 2 1 का 2 1 है, 2 2 की एंट्री के लिए कोफैक्टर भी 2 2 है एंड 2 3 के लिए भी कोफैक्टर 2 3 है, तो ये भी मॉड ऑफ ए आ गया। सिमिलरली लास्ट रो में ये 0 0 एंड मॉड ऑफ ए आ जाएगा। इफ यू टेक मॉड ऑफ ए एज कॉमन इन द मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये आपके बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 which is nothing but identity matrix. So hence we can say A into adjoint A equals mod of A into I. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद एक नई प्रॉपर्टी हम बोलते हैं कि एक मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोला जाता है। उसको सिंगुलर तब बोलते हैं जब उसका मॉड ऑफ ए 0 हो। तो अगर किसी का भी डिटर्मिनेंट 0 बनता है, जैसे इस केस में देखें इसका डिटर्मिनेंट बनेगा 8 - 8 विच इज़ 0, तो इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। रिमेंबर, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हम उसका इन्वर्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो इसलिए ये सबसे मेजर प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के अ गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। नाउ इसके बाद आपके पास एक यहाँ पर हम एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं कि अगर हम एडजॉइंट ए इंटू ए का मॉड ले लें तब क्या होगा। अभी हमने देखा था एडजॉइंट ए इंटू ए जो होता है जब ये मैट्रिक्स फॉर्म में है पूरा का पूरा, ये भी हमने आपने चेक किया था, ए इंटू एडजॉइंट ए इज यहाँ मॉड ऑफ ए 0 0 0 मॉड ऑफ ए 0 0 0 एंड मॉड ऑफ ए। लेकिन जब मैं यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लूँगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट लेते टाइम अब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट रो में से भी मॉड ऑफ ए कॉमन आएगा, सेकंड रो में से भी मॉड ऑफ ए कॉमन आ गया एंड सेम फॉर द थर्ड रो। तो बाहर मॉड ऑफ ए का क्यूब हो गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया जिसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। और अगर यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स हैं तो इन पूरे का जो अगर हम मॉड ले रहे हैं तो ये सेपरेटली दोनों का मॉड लिखा जा सकता है। ये एक प्रॉपर्टी है, ये माइंड में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया मॉड ऑफ एडजॉइंट ए इंटू मॉड ऑफ ए इक्वल्स मॉड ऑफ ए क्यूब। मॉड ऑफ ए से यहाँ डिवाइड करें तो यहाँ पे हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। यहाँ पे हमारा ए जो था वो n क्रॉस n था, दैट इज़ 3 क्रॉस 3, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर आया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। अगर ए जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता ऑफ द ऑर्डर n, तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ए जो आता वो मॉड ऑफ ए की पावर n-1 आता। ये हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, तो ये आप माइंड में रख लीजिएगा, इट इज़ वेरी यूजफुल। एग्जाम्पल 25 में आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ पे समझाया गया है कि a इंटू बी का जो इन्वर्स है उसको लिखा जाता है b इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो आपको वैल्यूज़ a और b की प्रोवाइड की गई हैं। ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हम इन्वर्स खुद कर चुके हैं, वैसे ही भी बुक का एग्जाम्पल है। लेकिन आपको ये रिजल्ट माइंड में रखना होगा, ए बी पूरे का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो हमारे पास एग्ज़ाम में मिलता है, यहाँ पे इन्होंने वैसे ये बहुत सिंपल मैट्रिक्स लिया है 2x2 का, और 2x2 के मैट्रिक्स में उसने आपको बोला कि आप पहले ये सेटिस्फाई करें a² - 4a प्लस आई जो है वो 0 है। तो इनको हमने सॉल्व करके आंसर निकाल लिया, इसका आंसर 0 है। लेकिन इसमें कई बार क्वेश्चन में एक दूसरा पार्ट आता है, एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। जैसे यहाँ पे इसमें इक्वेशन में लिखा है यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। सोचिए अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा आंसर बन जाएगा ए की पावर 1 - 4i हो जाएगा, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स आई होता है और आई इंटू ए इनवर्स इज ए इनवर्स दैट इक्वल 0। तो यहाँ से आपका ए इनवर्स का आंसर कितना आ गया 4i - a। तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए आप, आपको ए इनवर्स का आंसर मिल जाएगा। यही चीज़ ने यहाँ पे की है 4i - a, और ये आपके पास इसका आंसर आ गया।
तो ये जो एक्सरसाइज 4.5 है, इनके भी क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कर लीजिए। कोई डाउट है देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट टॉपिक इक्वेशन को लेकर सॉल्व करने का, ये जो इन्वर्स का मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे 2-3 क्लासेस पहले। हाँ, इसमें एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि आप जब भी कोई भी इन्वर्स निकालते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं, मैं एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूँ। सो वी कैन हैव दिस एग्जांपल नंबर 27। यहाँ 2 इक्वेशन गिवन थी, तो इक्वेशन को हमने लिख लिया इन द फॉर्मेट a इंटू एक्स इक्वल्स बी। ए में आपके पास यहाँ पे x एंड y के कोफिशिएंट्स आ गए, फिर ये x y आ गए और ये b आ गया। तो x की जो वैल्यू होगी वो होगी a इन्वर्स इंटू बी। हमने a इन्वर्स निकाल लिया और इसको b से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज आवर आंसर। लेकिन ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर तभी पॉसिबल है अगर a इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे हमने मॉड ऑफ a निकाला और देखा ये 0 नहीं आ रहा है, ये नॉन सिंगुलर है, इसलिए हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये सिंगुलर होता तो आप क्या करते? अगर ये सिंगुलर होगा तो हम उस केस में एडजॉइंट a इंटू बी निकालते हैं। अब एडजॉइंट a इंटू बी या तो 0 नहीं होगा या फिर वो 0 होगा। अगर आपके पास एडजॉइंट a इंटू बी 0 नहीं हुआ तो हम सॉल्यूशन जो है वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और ये एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन अगर एडजॉइंट a इंटू बी भी 0 हुआ, सॉल्व हमने तब भी नहीं करना होगा क्वेश्चन को, बट हमें यहाँ तब बताना होगा दैट इट इज़ गोइंग टू हैव आइदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो आप मैट्रिक्स के जो भी क्वेश्चन अभी ट्राई करें एक्सरसाइज 4.6 में, तो उसमें ये चीज़ माइंड रखिएगा, पहले आपने मॉड ऑफ ए निकालना है कि कहीं मॉड ऑफ ए आपका 0 तो नहीं है, क्योंकि मॉड ऑफ ए अगर 0 है तो पहले आप एडजॉइंट a इंटू बी निकालेंगे। सो ट्राई ऑल दिस क्वेश्चन एंड वी विल मीट आफ्टर अ डे so that you can try all these questions up to exercise 4.6. Till then, goodbye.